इसके विपरीत कोई भी अखंडित संरचना मानव जीवन को हिस्सों में बांटकर उन्हें एकाएक रूप में देखना है और जीवन की समूची एकता को ज्ञान को खंडित करना है। विविधता के द्वारा ही प्रत्येक हिस्से की सहायता से निर्मित एकता का सही पहचान होती है। इसलिए भारतीय साहित्य को केवल संस्कृतिकरण या पाश्चात्यकरण के द्वारा समझा नहीं जा सकता और इस तरह की कोशिश हमारे सांस्कृतिक अंधेपन को ही प्रमाणित करती है। भारतीय साहित्य विभिन्न भारतीय भाषाओं की सहायता से निर्मित हुआ है और प्रत्येक भाषा का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। समाज में जिस प्रकार बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार हमारे लेखक भी अपनी रचनाओं में से एक अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। कवि कालिदास ने अपने नाटक शकुंतला में संस्कृत के अतिरिक्त सौरसैनी, महाराष्ट्री तथा मगधी प्राकृत का प्रयोग किया है। मैथिली कवि विद्यापति ने अवहट, संस्कृत तथा मैथिली में अपनी रचनाएं की हैं। गुरु ग्रंथ साहिब एक बहुभाषिक कृति है। आधुनिक युग में प्रेमचंद और उपेंद्रनाथ अक्ष ने हिंदी और उर्दू में रचनाएं की हैं। ये हिंदी शब्द लिखा हुआ है। भारत में 4 मुख्य भाषा परिवार हैं। ये बात एकदम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट आप लोग कर लीजिए। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी, तिब्बती और यूरोपीय भाषा परिवार। 4 भाषा परिवारों के नाम हैं ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी, तिब्बती और भारोपीय भाषा परिवार। कोल, मुंड, संथाल आदि भाषाएं ऑस्ट्रिक परिवार की हैं। ये सभी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर। कोल, मुंड, संथाल आदि भाषाएं ऑस्ट्रिक परिवार की हैं और भारत की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तमिलनाडु तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। मिजो, मणिपुरी, चीनी, तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं हैं। कोंकणी, मराठी, गुजराती, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, आसामिया, उड़िया भारोपी भाषा परिवार की विशेषताएं हैं। इनमें से हिंदी एक क्षत्रिय भाषा है, क्योंकि हिंदी कोई एक भाषा नहीं है। वह अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली आदि कई भाषाओं बोलियों को लेकर अपने स्वरूप को प्रमाणित करती है। ये ऊपर वाले आप लोग इस पैराग्राफ को बहुत महत्वपूर्ण माने और इसको जरूर से जरूर नोट करते रहिए सब। भारतीय समाज में एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक भाषाएं बोलना स्वाभाविक है। इसलिए द्विभाषिकता या त्रिभाषिकता को भारतीय समाज ने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया है। सांस्कृतिक बहुलता तथा बहुभाषिकता को ध्यान में रखकर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषिक राज्यों के आधार पर भारत का एक नया राजनीतिक मानचित्र खींचा था। उन्होंने अपने उन आलोचकों को कड़ा जवाब दिया था, जिन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि भाषिक प्रदेशों के कारण अंतःभाषिक तथा अंतर्राज्यीय पारस्परिक कार्यकलाप आवागमन असंभव हो जाएंगे और इस प्रकार की भाषागत राजनीतिक सीमाएं राज्य के आपसी भाषिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को सीमित कर देंगी। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन लोगों से सहमत नहीं थे जो कहते थे कि अधिक भाषाएं देश की एकता को कमज़ोर करती हैं। उनका कहना है कि यह हमारी अनभिज्ञता ही प्रकट करती है। अधिक भाषाएं का प्रयोग नेहरू के अनुसार देश की बहुभाषिक स्वरूप की अभिव्यक्ति है और हमारे सांस्कृतिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी भी
अनेक भाषाओं का विकास एकता को तोड़ना नहीं बल्कि देश को जोड़ना है। मध्ययुगीन भारत में भाषाओं के विकास ने देश की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। देश की सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर प्रत्येक भाषा को महत्व मिलने पर विविधता के आश्रय से देश की एकता बनी हुई है। यह इस देश की एक अद्भुत मॉडल है। यहाँ जितनी ज़्यादा विविधता की बात की जाती है उतनी अधिक यहाँ एकता बनी रहती है, और जितनी अधिक एकता की बात होती है उतनी अधिक विविधता के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तुलनात्मक साहित्य एक अनुशासन के रूप में अब विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा है। यहाँ एक से अधिक भाषाओं के साहित्य को पाठ्यक्रम में स्थान मिला हुआ है। समाज में इस बहुभाषिकता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बताया है कि समाज में बहुत से बहुभाषी लोग होंगे, तो उन्होंने बहुभाषिकता को महत्व दिया है कि ऐसा नहीं कि समाज में अगर देश में अगर ज़्यादा भाषाओं के लोग होंगे। उन्होंने सबसे पहले भाषा के आधार पर जैसे देश का विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश भाषा के हिसाब से पहला राज्य बना, तो लोगों ने इसकी आलोचना की कि ऐसे तो बहुत से राज्य बन जाएंगे, भाषा के हिसाब से अपने अपने राज्य होंगे, और उसमें जो भी राज्य व्यापार क्रियाकलाप जो राज्यों के मध्य किया जाएगा तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो वहाँ कुछ दूसरी भाषा बोली जाएगी, यहाँ पर पूरे राष्ट्र की भाषा कुछ अलग हो रही है, तो अन्य प्रदेशों की भाषा अलग है। तो इस हिसाब से उन्होंने इसको लोगों से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर अन्य कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, और एक अद्भुत मॉडल तैयार होगा कि वहाँ बहुभाषिकता में भी भारत में एकता के दर्शन होंगे। ऐसी बातें उन्होंने कही थी। तो अब तो जो है बहुभाषिकता में एक तुलनात्मक अनुशासन के रूप में जो है विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। इसी कारण से आप हमारे साहित्य में भी, हमारे पाठ्यक्रम में भी इसे बहुभाषिकता या फिर इस अनुवाद की हिंदी अनुवाद नामक पुस्तक में ये हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि यही है कि समाज में अनेक बहुभाषिकता हो सकती है। ठीक है, आज यहीं तक। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक ये क्लास पहुंचाइए, उन बच्चों तक जो डेली महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जाते हैं, वो अपने घर पर बैठकर इन क्लासों का अध्ययन करें। क्लासें बड़ी ही गुणवत्तापूर्ण हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको आप 2-3 बार में पढ़िए, क्योंकि सिलेबस नया है और हमारे सामने पहली बार समझ प्रस्तुत हो रहा है, इसलिए हमको थोड़ी कठिनाई हो सकती है इसको समझने में। इसलिए 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा विधिवत समझ में आएगा। अगर जहाँ कहीं पर समझ में नहीं आता है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास भेजिए, उसकी हम ऑनलाइन आकर आप सब लोगों को उसकी डेफिनेशन कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।